लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज यूजुअली बेस्ड ऑन अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, तो जब हम लोग किसी चीज के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, दैट बॉडी एक्सपीरियंसेस या फिर अंडरगोस a change in its velocity or what we know as acceleration। ठीक है, तो जब भी एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, उसके बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, वो जो फॉर्मूला देखा है ना तुम लोगों ने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देखा है ना? Yes, sir. That formula has come Yes, from sir. that formula has come from the second law of motion। Okay, so in this part we will study something which we call momentum। ठीक है, सरस्वती अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। So the formula F equals to ma, that is force equals to mass into acceleration, has been derived from the second law of motion। Okay, so second law of motion समझना important है from an mathematical perspective, because इस चैप्टर में जो भी सम्स करोगे सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ बहुत काम में है। ठीक है, सो यही अल्टीमेटली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या पता चला कि जब तक किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो एक्सटर्नल फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? सो फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर किसी बॉडी में तुम्हारा कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, वो बॉडी जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से चलता ही जाएगा, है कि नहीं? देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। यही पढ़ा था ना, समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ। हाँ, सर। हाँ, तो अगर Yes, मैं sir. बोलूँ कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? अगर वेलोसिटी जीरो है तब वो वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, इसका मतलब क्या? बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगा, वही है, सेम रीजन है। सो जब भी हम लोग अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, तो वी से दैट इट इज ओनली कंटिन्यूइंग ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ठीक है, बट अभी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है तब क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, उसका बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो ये लाइन तो समझ में आया, ये लाइन सबको समझ में आया? एवरीवन क्लियर? यस। Yes, sir. सो अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, मतलब इस सेकेंड लॉ में देखेंगे कि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो अल्टीमेटली कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है बॉडी में, ये किस प्रकार से आ रहा है। सो हम लोग एवरीडे एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल, जब टेनिस मैच जब होता है, टेनिस मैच देखा है तुम लोगों ने, टीवी में देखा है, फिर ऐसे रियल लाइफ में भी देखा है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब बॉल अगर किसी प्लेयर को हर्ट करता है, मतलब प्लेयर के ऊपर लग जाता है, इंस्टेड ऑफ हिटिंग द रैकेट, द बॉल डज व्हाट, द बॉल हिट्स द प्लेयर। सो देन व्हाट हैपेंस, प्लेयर को इतना दर्द नहीं होता है क्या? बट सिमिलरली टेनिस बॉल के जगह अगर क्रिकेट का बॉल जो होता है, लेदर का जो बॉल होता है, वो अगर हाथ में लगे या फिर किसी प्लेयर या फिर किसी स्पेक्टेटर के ऊपर लग जाए, स्पेक्टेटर मीन्स समवन फ्रॉम द ऑडियंस, अगर उसके ऊपर लग जाए तो क्या होगा? दर्द होगा ना, है कि नहीं? किसमें ज्यादा दर्द होगा? टेनिस बॉल में, टेनिस बॉल लगने से ज्यादा दर्द होगा कि क्रिकेट का बॉल लगने से दर्द होगा? बोलो। क्रिकेट बॉल। अदर्स? The cricket ball. Sir, Sir, the cricket का cricket बॉल ball. मतलब वो ड्यूस बॉल। हाँ, ड्यूस बॉल, ऑब्वियसली नॉट द टेनिस बॉल, नॉट द So cricket स्क्रीन, ball.
हाँ क्रिकेट बॉल में लेदर ड्यूस्ड होता है वो वाला। सो इसका रीजन क्या है? वन थिंग दैट इज डिफरेंट इन बोथ द बॉल्स क्या है? सर क्रिकेट का बॉल बहुत हार्ड होता है। बस यही है और कुछ नहीं है। क्रिकेट का बॉल हॉलो नहीं होता है। क्रिकेट का बॉल के बीच में यू डोंट हैव एम्प्टी स्पेस। ठीक है, ये एक रीजन है। और क्रिकेट का बॉल का मास भी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? सर सैंड रहता है शायद से। हाँ वही एक बॉल टाइप का अंदर में एक बॉल हार्ड एक मटेरियल रहता है। सो उसका वेट ज्यादा होता है। टेनिस बॉल हल्का होता है और क्रिकेट का बॉल भारी होता है कि नहीं? समझ में आया? तो ये एक रीजन है। मतलब जितना मास होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। दर्द लगता है मतलब क्या? दो सिनेरियो देता हूँ। एक तुमको दो तरफ से दो लोग धक्का दे रहे, ठीक है? एक साइड से हल्का सा धक्का दे और दूसरे से जोर से धक्का दे। इसका मतलब क्या? किसमें दर्द लगने का चांस है? जिसने जोर से धक्का मारा है कि नहीं? समझ में? सो दर्द कब होता है? जब फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है कि नहीं? हम लोग के बॉडी के ऊपर जब फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है देन वी से वी हैव बीन हर्ट, है कि नहीं? दर्द होता है तब। समझ में आया? तो क्रिकेट बॉल ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा कि टेनिस बॉल? अगर सेम फोर्स से अगर थ्रो किया जाए, सेम स्पीड से अगर थ्रो किया जाए, कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा ऑन कॉन्टैक्ट? कौन अप्लाई करेगा बोलो? क्रिकेट बॉल। सर क्रिकेट बॉल। ऋषिकेश, नवोदीप, क्या जब बॉडी में लगेगा तब कौन सा वाला बॉल ज्यादा? क्रिकेट बॉल। हाँ तो क्रिकेट बॉल ज्यादा हाँ, फोर्स क्रिकेट अप्लाई बॉल। करेगा। हाँ क्रिकेट बॉल ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। सर उससे तो हड्डी भी ब्रेक होता है। हाँ वही बहुत हार्ड होता है। तो हार्ड होता है बट सोचो तुम्हारा हाथ के ऊपर किसी ने हल्के से छोड़ दिया वो बॉल, तब क्या हड्डी टूटेगा? नहीं टूटेगा। ठीक है, दूर से अगर बहुत स्पीड से आए तब क्या होगा? तब जाके हड्डी टूट सकता है कि नहीं? बिकॉज स्पीड और जो एक्सेलरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, मास भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोनों ही अगर तो मास तो सेम ही रहेगा, द एक्सेलरेशन इज व्हाट मैटर्स। तो एक्सेलरेशन चेंज होने से ज्यादा एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियसली दर्द ज्यादा लगेगा बिकॉज ओवरऑल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक रीजन है। सेकंड एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे बुक में भी दिया है। ट्रक या बस देखा है ना? ट्रक या बस अगर रास्ते के पार में रखा हुआ है तब क्या होता है? ऐसे ही तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं। बट अगर एक बस एकदम थोड़ा सा स्पीड से भी चल रहा है, सोचो धीरे धीरे चल रहा है, तब क्या होगा? उसके सामने अगर कोई आ गया कुचल के चला जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? यस फाइव सर। 5 मीटर पर सेकंड से अगर बाइक चलाओगे बाइक गिर जाएगा, इतना कम स्पीड है। समझ में आ रहा है? बट फॉर अ ट्रक इट्स अ ह्यूज स्पीड। अगर इस स्पीड से भी जाएगा उसको ब्रेक मारने में टाइम लगेगा। इसलिए देखना, जो द बिगर व्हीकल्स, जो बड़ा बड़ा व्हीकल होता है यूजुअली तुम्हारा जो बस और ट्रक ये सब होता है, वो क्या होता है? वो झट से ब्रेक नहीं मार सकते। दे हैव टू स्लो डाउन ग्रेजुअली। ओके, क्यों? क्योंकि उन लोग का वेट, मतलब उस व्हीकल का वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सर उसको स्लो। एग्जांपल ट्रेन। हाँ ट्रेन का एक एग्जांपल। बहुत लोग होता है ना ट्रेन के सामने आ जाता है। ट्रेन का ऐसा नहीं है कि गाड़ी की तरह ब्रेक मार दिया हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रेन ब्रेक मारता है, उसके बाद 300-400 मीटर मूव करता है। 300 मीटर ज्यादा ही बोल दिया, अराउंड 80 मीटर्स मूव करने के बाद बंद होता है। समझ में आया? सो इतने इजी नहीं। और बहुत लोग बोलता है ना, वो जो होता है ना कभी कभार क्या होता है, वो तो हाथी वाथी मर जाता है ट्रेन में धक्का लग के, है कि नहीं? तो even if the driver wants to stop apply the brakes immediately, he cannot do so. एक प्रॉब्लम क्या है? इमीडिएटली अगर ब्रेक मारेगा द ट्रेन में गेट डिरेल्ड। डिरेल्ड मतलब पटरी से उतर सकता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सेकेंड इज इतना जल्दी तुम ब्रेक मारने से भी कोई फायदा नहीं होगा।
सो ट्रेन में वो सिस्टम ही नहीं है, बिकॉज उसका वेट इतना ज़्यादा है, एक ट्रेन का वेट इतना ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है उसके ब्रेक मारने के बाद भी तुम्हारा थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकता है कि नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स मास. दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द केस ऑफ नॉर्मल कार और मोटरसाइकिल, है कि नहीं. समझ में आ रहा है क्यों कार और मोटरसाइकिल का वेट कम होता है एज कंपेयर टू ट्रेन एंड बस. समझ में आया. हाँ यस सर. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, मास भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मास एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है. क्यों? बिकॉज मास के ऊपर तुम कितना फोर्स, बिकॉज देखो जितना भारी होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप द व्हीकल. फोर्स ब्रेक मतलब क्या, ब्रेक इज द ऑपोजिट फोर्स, है कि नहीं, ऑपोजिंग फोर्स, द फोर्स दैट ऑपोजेस मोशन. सो इसका मतलब क्या, जितना भारी होता है उतना ज्यादा मूविंग फोर्स होता है, और उसको रोकने के लिए तुमको इक्वल अमाउंट में या फिर उससे ज्यादा तुमको ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं. समझ में आ रहा है. तो इससे पता चलता है कि भारी चीजों को जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है, एंड नॉर्मल हल्का वाला व्हीकल को थोड़ा सा ब्रेक लगाने से हो जाता है, बिकॉज दे मूव विथ लेस अमाउंट ऑफ फोर्स, बट द बिगर व्हीकल्स मूव विथ हायर अमाउंट ऑफ फोर्स. समझ में आया. हाँ सर. ओके. सिमिलरली और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बुलेट. बुलेट देखा है, वो चलाने वाला बुलेट नहीं, चलाने इन द सेंस वो ड्राइव करने वाला बुलेट नहीं, गन से जो निकलता है, तो उसको देखना, दैट इज वेरी शार्प, बहुत शार्प होता है. पॉइंट सामने वाला क्या होता है, पॉइंटेड होता है कि नहीं. तो पॉइंटेड भी होता है बट उसका साइज बहुत छोटा होता है, मतलब पतला टाइप का होता है. सो जब वो उसको हिट किया जाता है, इट इज फायर्ड एट अ वेरी फास्ट रेट, ठीक है, बहुत फोर्स से उसको हिट किया जाता है, एंड व्हेन इट लीव्स द गन, व्हाट हैपेंस, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ट्रेवल्स विद ए हाई अमाउंट ऑफ फोर्स. क्यों? बिकॉज देखो मास कम है बट एक चीज ज्यादा है. क्या चार्ज ज्यादा हो गया, वेलोसिटी ज्यादा हो गया, है कि नहीं. इतना ज्यादा वेलोसिटी से मतलब उसको क्या बोलते हैं, फायर किया जाता है, अल्टीमेटली आर पार हो जाता है कि नहीं. जिस टारगेट में लगा रहा हो तो टारगेट को क्या एकदम टारगेट में होल बना के बाहर से निकल जाएगा. समझ में आया. सो यहाँ पे मास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, in that case which is playing a bigger role in the force applied, the the velocity is playing a bigger role, है कि नहीं. वेलोसिटी या फिर तुम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो इस केस में. समझ में आ रहा है. हाँ सो इस सब एग्जांपल से हम लोगों को एक चीज पता चला कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट, अगर मैं फोर्स के टर्म्स में अगर उसको मतलब मेजर करने की कोशिश करूंगा, तो बोथ द थिंग्स हैव इक्वल ए सर्टेन अमाउंट ऑफ, क्या बोल सकते हो, तुम्हारा एक आउटपुट होता है. वेलोसिटी का भी एक फोर्स की तरफ आउटपुट होता है, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंसी एक होता है, ठीक है. समझ में. तो द फोर्स, द इम्पैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज द मास एंड द वेलोसिटी, ठीक है. सो एक ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट करना है, एक ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होगा और उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए होगा. समझ में. सो फोर्स और मास और वेलोसिटी combined together ultimately give something which we call momentum. ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे. सो न्यूटन सेकेंड लॉ. दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ मोशन. सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मेनली हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में. देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट वी हैव टू स्टडी बिफोर स्टडीइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So the first term that comes to our mind is momentum.
मोमेंटम होता क्या? सिंपल भाषा में एक ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से तुम्हारा वो फोर्स गैदर कर सकता, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब मैं नॉर्मल आसान भाषा में अगर बोलूँ, ठीक है। बट ये एक प्रॉपर्टी होता है, कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। तो दैट इज नथिंग बट सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बोलना चाहूँ कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिस करंट वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, दैट वेलोसिटी कंबाइंड विद द मास, मतलब मास टाइम्स वेलोसिटी, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, सिंपल वर्ड्स में। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द pace with which an object gathers force for impact। सिंपल वर्ड्स में, ये कोई बुक वाला डेफिनेशन नहीं है, ये सब समझने के लिए दिया। फॉर इम्पैक्ट, ओके। कितने जोर से वो हिट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल दो टाइप का मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में जैसे हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में एक चीज सेम होता है, दैट इज द मास। मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास कैसे चेंज होगा? क्या चीज चेंज हो सकता है? वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो उसके बेस में हम वी कैन फाइंड द डिफरेंस इन मोमेंटम। सो इसका डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass of an object, it is m, and the velocity with which it is moving, ठीक है। सो दिस इज बी। सो यहाँ पे एक चीज देखना, मोमेंटम में एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड मोमेंट। मोमेंट मतलब क्या? अभी का जो समय, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट, है कि नहीं? सो ये जो हम लोग वेलोसिटी कंपेयर कर रहे हैं, मास तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं? मास जब टाइम चलता जाएगा, वो चीज अगर रुक भी गया, क्या होगा? हमारा मास सेम रहेगा बट वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, ओके। सो मास सेम रहता है मोमेंटम में, किसी भी चीज का मोमेंटम में मास सेम रहता है, बट व्हाट मेक्स द मोमेंटम वैल्यू डिफरेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डिफरेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि v का वैल्यू, ये वेलोसिटी का वैल्यू अलग हो जाता है। समझ में आया? हाँ। सो बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मास इनटू वेलोसिटी, सो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ पे मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है p से, स्मॉल p, ओके। मास तो ऑब्वियसली m से होता है और दिस इज v, so that is how we can say p equals to mv, the formula of momentum। समझ में आया? ये फॉर्मूला मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। और एक चीज बता दो, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब याद है वेक्टर क्वांटिटी? लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था स्टार्टिंग में। हाँ।
हाँ सर। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग कभी कभार पी को देखने ऐसे भी लिखा जाता है, पी को ऐसा भी बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ ए वेक्टर इज रिटन, दिस सिंबल इंडिकेट्स द साइन मतलब डायरेक्शन, तो इसलिए ऐसे मत लिख देना कभी, ओके। दिस इज नॉट द केस, ये नॉर्मल एक मतलब ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ओके। सो मोमेंटम का एक वैल्यू भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है, बिकॉज देखो मोमेंटम अल्टीमेटली दैट रिजल्ट्स इन फोर्स, ठीक है। तुम बोल सकते हो फोर्स का एक प्रीरिक्विजिट है, तो अगर तुम्हारा मोमेंटम नहीं होगा, बॉडी में मोमेंटम गैदर नहीं होगा, देन यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड यू विल अल्टीमेटली नॉट गेट एनी काइंड ऑफ फोर्स इन द बॉडी। इम्पैक्ट जो करेगा उस इम्पैक्टफुल फोर्स का कोई मतलब नामो निशान नहीं है, समझ में आया। सो मोमेंटम इज द बेसिस ऑफ फोर्स, समझ में आया। समझ में आया। हाँ अदर्स, ऋषिकेश, नवदीप, कपिक। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. सो ऐसे भी मोमेंटम को लिखा जा सकता है, मोमेंटम का how you write momentum in the vector form। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल्स देखा था, अभी हम उसको रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। सो यहाँ पे और एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो एक चीज लिखा है नहीं, ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है कि नहीं, क्या है शाश्वती, मास का क्या है, ग्राम है कि केजी है, केजी। कंफ्यूजन है क्या, काव्य क्या है, ऐसा यूनिट क्या है। सर केजी। और इसका यूनिट क्या है, वेलोसिटी का, सर ग्राम। वेलोसिटी का ग्राम क्या बोल रहे हैं। मीटर पर सेकंड। So it is simple as kg meter per second, or you can also write this as kg meter per second। समझ में आया नवदीप, समझ में आया। Yes, sir. Okay. So kg meter per second is the unit of momentum, ठीक है। So momentum से ultimately हम लोगों का force आता है, so let us see how momentum changes and how it results in force। ये जो F equals to ma का फॉर्मूला है, that ultimately comes from the momentum। So वेलोसिटी कैसे आता है, वेलोसिटी जो आता है एक बॉडी में, दैट चेंज इन वेलोसिटी, और दैट कम्स बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये तो इस सेकंड लॉ के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। सो फोर्स क्या होता है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम में प्रोड्यूस करते हैं, सो वी कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम रिजल्ट्स इन फोर्स, एंड फोर्स के कारण क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, समझ में, दे आर इंटरडिपेंडेंट। चेंज इन मोमेंटम और these are इक्विवेलेंट क्यों, बिकॉज जब तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, अल्टीमेटली एक बॉडी में उसका मोमेंटम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, तो ड्यू टू दैट मोमेंटम विल चेंज, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ मतलब एक ही टाइप का है, इक्विवेलेंट है। टॉपिक समझ में आया।
हाँ सर। ओके, बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। तो इसको मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे unbalanced force acting on a body results in change in velocity, है कि नहीं? वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं, बोलो? समझ में आया? समझ में आया? हाँ यस सर। यस सर। नवदीप समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली वेलोसिटी अगर चेंज होगा, मास तो सेम रहेगा, मास को चेंज नहीं कर पाओगे। हमारे पास सोचो एक टेनिस बॉल है, तो ऑब्वियसली टेनिस बॉल को जब मारोगे तब उसका मास चेंज नहीं होगा, उसको जब थ्रो करोगे उसका वेलोसिटी चेंज होगा, मास चेंज होगा क्या? मास का मतलब क्या है? मास का मतलब है कि उस बॉल के अंदर कितने एटम्स है, तो दैट वोंट चेंज व्हेन यू मूव द व्हेन यू थ्रो द बॉल। ओके, बॉल में जितना एटम्स है वो सेम, बॉल जो जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या चेंज होगा, बॉल का वेलोसिटी चेंज होगा। सो आउट ऑफ द टू क्वांटिटीज विच इज द कांस्टेंट वन, किसी भी ऑब्जेक्ट में आउट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज विच इज द कांस्टेंट वन, कौन सा, ये या ये, कौन सा? मास। यस, अदर्स क्या लगता है? सर मास। ऋषिकेश, नवोदय, क्या लगता है? The mass. ऋषिकेश, सर मास। मास चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सो किस चीज के कारण मोमेंटम चेंज हो सकता है? ये पी का वैल्यू किसके कारण चेंज होगा? ये तो सेम रह जाएगा ना। सो ड्यू टू ओनली द चेंज ऑफ दिस, इसमें चेंज आने से इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी हम लोग बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम, अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास चेंज नहीं होता है। समझ में आया? सो इसलिए यहाँ पे सोचो एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे बोला है कि एक कार है, कार में तुम्हारा बैटरी डेड हो गया, ठीक है? तो अगर कोई बैटरी डेड हो गया है तो डेड होने से क्या होगा, यू हैव टू मूव इट, है कि नहीं? पीछे से धक्का देना पड़ेगा। सो धक्का देते देते क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे तुम्हारा धीरे धीरे 2 आदमी पुश करेगा, तब क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया? 3 आदमी पुश करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट मूव करेगा। 4 आदमी आपस में सोचो, बहुत बहुत 3-4 लोग हैं, सो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड पुशिंग द कार, just to make the car accelerate to a certain speed so that it starts। अगर स्टार्ट थोड़ा सा मूवमेंट के कारण क्या होगा, तुम्हारा बैटरी का स्टार्ट करने वाला जो बैटरी का पावर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर, वो मिल जाएगा एंड द कार विल स्टार्ट मूविंग, है कि नहीं? होता है ना, कभी देखा है ये चीज? बैटरी डेड हो जाता है, धक्का देना पड़ता है पीछे से, देखा है ना? हाँ सर। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर ज्यादा लोग पुश करेंगे, इसका मतलब मोर अनबैलेंस फोर्स विल बी अप्लाइड टू द कार एंड दैट विल अलाउ द कार टू इंक्रीज इट्स एक्सेलरेशन, मतलब धीरे धीरे क्या उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? एक जन धक्का देगा तो धीरे धीरे गाड़ी चलेगा, 2 जन धक्का देगा तो और फास्ट, मतलब उसका वेलोसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, 3 जन जब धक्का देगा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हियर वी कैन सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स increases gradually and that results in the
चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, है कि नहीं? मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये सुनो, समझ में आया? हाँ तो जब कोई भी एक स्टॉप मतलब रेस्ट में रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव करने के लिए जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसके वेलोसिटी का वैल्यू उतना ज्यादा चेंज होगा। ओके, so that is how we can say that as the more force we apply, the more the change in the momentum of the object will be. Is it clear? समझ में आया? हाँ और ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसा गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दे दिया चलने लगा। Those people have to keep on pushing the car, है कि नहीं? धक्का देते रहना पड़ेगा। तो अगर धक्का देते रहे तो उसमें दो चीज आ रहा है, फोर्स भी आ रहा है और कितना टाइम तक वो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी आ रहा है। ठीक है? सो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। ऑब्वियसली फोर्स इज द फर्स्ट फैक्टर एंड द सेकंड फैक्टर इज हाउ मच टाइम फॉर विच द फोर्स हैज बीन अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स जितना टाइम तक अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वो गाड़ी चलेगा, है कि नहीं? उतना ज्यादा उसका स्पीड बढ़ेगा। ओके, सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट मोमेंटम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम लोग निकालेंगे देन वी हैव टू फाइंड इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइम नहीं चाहिए बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी चीज का रेट अगर चेंज करने का सोचेंगे हम लोग, जैसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड के डिनोमिनेटर में क्या आता है? स्पीड का जो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम आता है। ठीक है, तो स्पीड कैन बी कंसिडर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज विद डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसलिए क्यों? क्योंकि हम लोग v बाई टी लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी सेम है, चेंज इन मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए वी हैव टू डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज साइंस में क्या होता है, जब भी किसी चीज का रेट निकालते हैं वी फाइंड द रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? हाँ इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तो सेकेंड लॉ इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। ठीक है, देखा अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे। सो अभी मोमेंटम हम लोग को पता है, वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, हाँ, तो नंबर टू सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? एकदम इजी है। सोचो, let an object moving with velocity u travels for a time interval of t। ठीक है, such that at the end of the time interval the velocity is v। सो इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन से इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? क्या होगा इनिशियल मोमेंटम? यू कैन से दैट p1। ओके,
वी कैन से दैट इज P1. P1 क्या होगा? P1 का वैल्यू होगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लिख रहा हूँ, सो एम यू होगा, है कि नहीं? और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या होगा? समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजिंग हो रहा है? So therefore we can say चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज बाद में करेंगे. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या था? P1 था, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? P2 हो गया. क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है कि नहीं? सो वी कैन से P2 माइनस P1 that is equal to MP minus MU. We can take M as common, so I can write MP minus U. समझ में आया? Is it clear? Yes. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. टॉपिक एनी डाउट? यस सर बोल रहे हो. No, sir. ऋषिकेश, क्या समझ में आया? Yes, sir. Don't worry about the term momentum. We will study it in detail. We will also discuss. We will do some sums. जब sums करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छा से समझ में आएगा. ओके, तो अभी तक इतना समझ में रखो कि मोमेंटम सिंपल क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. करंट जो वेलोसिटी है बॉडी का, उसको अगर हम उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट द मोमेंटम. ठीक है, करंट मोमेंटम हम लोग को मिल गया. सो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम होता है, जैसे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो अल्टीमेटली सेम ही है. फाइनल वेलोसिटी के साथ मास को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी के साथ मास को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा. सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल दोगे? बी माइनस यू निकालते थे ऑलवेज, फाइनल माइनस इनिशियल. क्या भी सेम, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 बीइंग द फाइनल मोमेंटम माइनस P1 बीइंग द इनिशियल मोमेंटम. सो हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिला? वी कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू v माइनस u, मतलब m ब्रैकेट में v माइनस u. नाउ व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? Rate of change of momentum will simply be change in momentum divided by टाइम टेक. मतलब इस मोमेंटम में इतना जो चेंज आया है, इसको लाने में कितना टाइम लगा. सो ऑब्वियसली दिस विल बी द जर्नी टाइम. सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू बाई टी. लिख सकता हूँ. क्लियर हुआ? हाँ. अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. नवदीप? Yes, sir. मोमेंटम क्यों निकालते हैं? मोमेंटम क्यों निकालते हैं हम लोग? जब इस चैप्टर में सम्स करेंगे तब समझ में आएगा. बिकॉज मोमेंटम इज काइंड ऑफ द बेसिस ऑफ द फोर्स अप्लाइड. एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, या फिर एक बॉडी कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज अल्टीमेटली रिजल्ट ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम. ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन लिखा था ऊपर में, चेंज इन मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द अप्लाइड फोर्स, अल्टीमेटली यही रीजन है. तुम अगर फोर्स निकालने जाओगे देन यू हैव टू कंसीडर द चेंज इन मोमेंटम. किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स एक अप्लाई हो रहा है, उसके उस बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, देन वी कैन ऑलवेज से दैट देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इन द बॉडी. समझ में आया?
हाँ हाँ, तो सिंपल चीज है ये, एक तुम बोल सकते हो इट्स ए प्रॉपर्टी। इट मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द स्टडिंग ऑफ दोस दैट प्रॉपर्टी, based on the base of the studying of that property we can find out different insights। okay, अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तुम्हारा insights निकाल सकते हो about that object, about the motion of that object। ठीक है, यहाँ पे इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो अल्टीमेटली विल फाइंड दैट आउट। सो इसी मोमेंटम का एक्स्ट्रा एक एडवांस को एप्लीकेशन भी देखेंगे इन द थर्ड लॉ। सो तुम बोल सकते हो मोमेंटम अल्टीमेटली इनर्शिया का एक ऑपोजिट मतलब क्या बोल सकते हो उसको, एक हम लोग का था ना वो वाला थ्योरम में जो पढ़ा था, जो उल्टा होता है उसको क्या बोलता है, सरस्वती क्या बोलता है उसको? कन्वर्स। यस, कन्वर्स। यू कैन कंसीडर दिस एज द कन्वर्स ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम अगर किसी बॉडी में है, अगर मोमेंटम जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या, उसका उसमें इनर्शिया के अलावा भी दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम यू कैन से दैट। अंडरस्टूड? No, हाँ sir. मतलब एक नॉर्मल इनर्शिया के कारण जो बॉडी मूव कर रहा है वो सेम स्पीड में मूव करेगा, है कि नहीं, उसका मोमेंटम सेम रह जाएगा। बट उसके मोमेंटम में अगर कोई चेंज आता है देन वी कैन से दैट इट इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का मोमेंटम। अभी सेकेंड लॉ को डिफाइन करने का टाइम आ गया, बिकॉज सेकेंड लॉ डील्स विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज नंबर 3 में आ जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो तुम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व prior to this, that is why you have to study that also। So the rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ये थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, बात बहुत इजी है, सिंपल चीज है। इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। सो सिंपल भाषा में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force। समझ में, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी दिस स्टेटमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द फॉर्मूला F इक्वल्स टू m। समझ में, इसी स्टेटमेंट से अल्टीमेटली फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन आता। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स जब मैं बोलूंगा अप्लाइड फोर्स, ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स इज आई एम टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इसलिए मैं अनबैलेंस फोर्स लिख ही देता हूँ यहाँ पे, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अभी इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। यहाँ पे एक और एक लाइन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक ही बात है। हाँ, इंपॉर्टेंट है, बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो इन सिंपल भाषा में हम लोग मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, वी कैन से मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे लिखेंगे, F is directly proportional to m v minus u by t। लिख सकते हैं ना?
लिख सकते हैं? हाँ. बाकी को समझ में आया? दिमाग के ऊपर से जा रहा है। क्या हुआ? सर फिर से समझा दो. अरे ये लाइन पर हो, यहाँ पे क्या बोले? ये तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये तो तुम लोगों को पता हो गया अभी, है कि नहीं? ये क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है? इस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, सो दिस इज नथिंग बट m ब्रैकेट में v माइनस यू बाई टी. इतना समझ में आया ऋषिकेश? यस सर. सो नाउ सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो वैल्यू है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मतलब जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम का रेट ज्यादा होगा. समझ में आया? जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इसका वैल्यू, इस पूरा चीज का वैल्यू. समझ में आया? एंड वाइस वर्सा. क्लियर? यस सर. नवदीप समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. कौन सा लगेगा? कब भी ऑन होल्ड पे है. सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं. सो हम लोग अभी लिखेंगे क्या? वी हैव टू नाउ स्टडी द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. ओके, इसी चीज को हम लोग डिराइव करेंगे. So this is number 4, mathematical formulation of second. तो अच्छा से करना. इसको मैं अलग से क्यों लिखा रहा हूँ? बिकॉज इसको अगर तुम अलग से नहीं लिखोगे देन यू विल बी नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली इन द एग्जाम. सो इसमें देख लो. सो अल्टीमेटली सेम ही होगा, ऊपर वाला पार्ट ही होगा. ये पूरा पार्ट सेम है, ये पूरा पार्ट सेम होगा जब मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिखोगे. सो
मैं पूरा फिर से क्यों लिखा रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है, इसलिए देख लो एक बार. दिस इज नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ f equals to m. Okay, you can also consider this as derivation of इसका डायरेक्शन. ओके, समझ में. इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये है. अभी हम लोग क्या करेंगे, वी कैन से एक काम करते हैं, v1 और v2 है, इजियर फॉर यू. तो यहाँ पे होगा तुम्हारा m v1, दिस इज m v2. ठीक है. सो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया. अभी क्या लिख सकता हूँ, नाउ change in momentum of the body due to the force F is equal to P2 minus P1. And say that M bracket में P2 minus. समझ में. So मैंने ये पार्ट नहीं लिखा है, you can write that as well. ठीक है, ये हो गया. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या होगा. ठीक है, ये होगा. नाउ applied force is directly proportional to, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कि नहीं. So this is equal to F is directly proportional to, तो ये हम लोग का मिल गया. सपोज इस इक्वेशन 1. देखो इसको और एक चीज लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस एज F इक्वल्स टू इसके को क्या बोलते हैं, सरस्वती क्या बोलते हैं, constant इंस्टेड ऑफ व्हाट, proportionality. is called the constant of proportionality. Okay, so this is one equation, this is for first equation. Suppose this is the first equation. अभी हम लोग क्या करेंगे, we will study कि यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं. यहाँ पे v2 minus v1 by t we have studied in the previous chapter. This is something else. बोल सकते हो. So क्या बोलते हैं, what is this thing, Kapik, can you say, ये चीज क्या है.
क्या है बोलो? सर एक्सेलरेशन नहीं हाँ यार सर एक्सेलरेशन नहीं होगा। यस यस, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, सबको समझ में आया एक्सेलरेशन क्यों होगा? सिंपल चीज है, देखो हाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज द चेंज इन वेलोसिटी, और हम लोग बाई टाइम अगर करेंगे क्या मिलेगा? विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी नो एज एक्सेलरेशन, है कि नहीं? सो कैन आई राइट, सो आई कैन राइट हियर, बट t2 minus t1 by t is equal to rate of change of velocity, है कि नहीं? rate of change of velocity, that is क्या होता है ये? एक्सेलरेशन। सो ये जो इक्वेशन 1 था वी कैन राइट, therefore equation 1 can be written as F equals to K M A, where A stands for A is equal to acceleration, है कि नहीं? समझ में आया? क्लियर? हाँ So this is Km है, okay? हाँ सर। Okay. So कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये। सो अगर हम लोग फोर्स का अगर 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ k इज बिकम्स 1, ठीक है, सो इफ वी से दैट इफ k इक्वल्स टू 1 देन f इक्वल्स टू m, ठीक है। अगर हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को 1 यूनिट लेते हैं, यूनिट कांस्टेंट लेते हैं, तो अल्टीमेटली विल गेट व्हाट वी नो एज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यू कैन से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू acceleration, okay? सो ये चीज तो आ गया। सो इसका तुम्हारा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा फोर्स का? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन, है कि नहीं? बट व्हाट इज 1 न्यूटन इक्वल्स टू? सो आई कैन से 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 kg into 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? सो कैन आई से 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? समझ में? इज इट क्लियर? यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिया? ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते? मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते? आगे का तो लिखा था ना, नहीं ऐसा नहीं नहीं, मैं यूनिट ऑफ मोमेंटम, अरे न्यूटन उसमें लिखते हैं ना तो ऑब्वियसली, हाँ न्यूटन लिखते हैं ऑब्वियसली। सो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो 1 केजी एक मास के ऊपर हम लोग अगर अप्लाई करेंगे, दैट वुड प्रोड्यूस ना 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स। इसी चीज को हम लोग जो इक्वल चीज को हम लोग लिखेंगे, वी कैन राइट एज 1 न्यूटन of force is that amount of force which when applied on an object
of mass 1 kg which when applied on an object of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in the object, है कि नहीं? समझ में? This is the definition of 1 Newton of force. अगर कोई पूछे तो what is 1 Newton of force? This is 1 Newton of force. समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. So अभी देखो यहाँ पे, so यहाँ पे बोला है कि अगर constant proportionality को 1 लेते हैं तो you will get a formula of 1 meter per second, ठीक है? मतलब 1 unit of force, 1 unit of force मतलब single quantity, ठीक है? So 1 unit of force will be equal to k into 1 kg into 1 meter per second square. अगर k 1 हो जाता है तो ultimately F will become equals to ma, ठीक है? तो second law of motion क्या बोलता है? Second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. तो second law से ultimately हम लोगों को क्या मिला कि force can be expressed as the product of the mass of an object and the acceleration produced in the object, है कि नहीं? यही है कि नहीं? तो सिंपल भाषा में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अगर याद रखने का जरूरत है देन यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज, क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू m है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सबको समझ में आया? काफी ऋषिकेश, Yes, sir. Yes, sir. so second law of motion ultimately is nothing but an indirect representation of the formula. इसी फॉर्मूला को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है? तो द थिंग दैट वी फाउंड अबाउट द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अल्टीमेटली क्या है? दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? बोल सकता हूं? कैन आई से? rate of change of momentum is equal to समझ में आया? क्लियर? सबको ये दोनों लाइन हाँ, समझ sir. में आया? कौन चला जाता है? सब लोग चले क्यों जाते हैं? काफी चला जाता है, शाश्वती चला जाता है। सरस्वती समझ में आया ये चीज? हाँ So this thing are equal, ठीक है? So यहाँ पे मैं पोस्ट में लिखता हूँ एक ही चीज होगा। So these things are equal, okay? Mass into acceleration. So rate of change of momentum, mass into acceleration. इसी का एक अलग मतलब इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। So ये था हम लोगों का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके? So now what we have to do, we have to understand how this thing can be used. इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? जैसे इसका एप्लीकेशन हम लोग इस फार मोर मास इनटू एक्सेलरेशन का जो एप्लीकेशन है, वी हैव सीन इट क्वाइट ऑफन इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी क्रिकेट बॉल को पकड़ेंगे,
ठीक है। जो लोग फील्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जब बॉल ऊपर से गिरता रहता है तब क्या होता है, दे ब्रिंग द देयर हैंड डाउनवर्ड्स, है कि नहीं। जब बॉल को पकड़ते हैं, बॉल को ऐसे हाथ में एकदम सीधा हाथ को एकदम स्ट्रिक्ट पकड़ के नहीं रखते हैं, ठीक है। व्हाट दे डू, दे ट्राई टू मूव द बॉल डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो उन लोग का हाथ भी वो लोग क्या करते हैं, बॉल को पकड़ने के बाद नीचे ले आते हैं हाथ को, है कि नहीं। इससे क्या होता है, बॉल को टाइम मिलता है टू ग्रेजुअली स्लो डाउन, समझ में आया। तो उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो आने में एकदम झट से वो जीरो नहीं हो जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए, उसको टाइम ज्यादा देने के लिए व्हाट हैपेंस, द फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स, है कि नहीं, समझ में। इसके लिए क्या होता है, अल्टीमेटली वो वेलोसिटी घटने के लिए, डिक्रीज होने के लिए, डिक्रीज किस में होगा, अल्टीमेटली स्टॉप होगा ना, तो स्टॉप होने के लिए टाइम ज्यादा मिलता है। तो टाइम ज्यादा मतलब क्या, फोर्स कम हो रहा है ना। सिंपल भाषा में देखो, यहाँ पे जो वैल्यू था ये डिवाइड बाय टाइम था, सो इफ यू इंक्रीज द डिनोमिनेटर व्हाट विल हैपन, द न्यूमरेटर द ओवरऑल वैल्यू विल डिक्रीज, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। मैं अगर इसको बढ़ा दूंगा देन ये घट जाएगा कि नहीं, बोलो। कैन आई से फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, बोल सकता हूं। बोल सकता हूं। क्या हुआ, आवाज नहीं है, मुझे बताओ। अगर टी बढ़ेगा तो एफ घटेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। नवदीप, समझ में आया। Yes, sir. तो इसी कारण क्या होता है, इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जब वो फील्डर क्या करता है, he lowers his hand downwards after catching the ball, इससे क्या हो जाता है, बॉल को स्टॉप होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। सो दैट इज हाउ इसका वैल्यू तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, न्यूमरेटर का वैल्यू, किंतु क्यों मास सेम है, ठीक है। मास सोचो तुम्हारा, उसका मास कितना होगा, सोचो तुम्हारा 30 ग्राम है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी सोचो तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड। सो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू 0 ही रहेगा, इनिशियल वैल्यू 30 ही होगा। सो न्यूमरेटर विल बी सेम, बट व्हाट यू कैन चेंज इज द डिनोमिनेटर, है कि नहीं। सो जब तुम हाथ को लोअर करोगे तब क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। सोचो पहले टाइम लग रहा था तुम्हारा इससे, मतलब V1 से V2 आने में टाइम लगा था सपोज 2 seconds, ओके। नाउ यू हैव मेड दैट टाइम इनटू 5 seconds। इसके कारण क्या हुआ, द फील्डर डिड नॉट फेस हाई अमाउंट ऑफ फोर्स, वो जो हिट इम्पैक्ट जो हुआ उसके हाथ में, उसका दर्द कम हो, है कि नहीं, एज कंपेयर टू अगर वो नॉर्मली अगर पकड़ लेता बॉल को, तब उसको हाथ में दर्द होता, है कि नहीं, समझ में आया। समझ में आ रहा है। ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। बाकियों को एकदम समझ में नहीं आया, देखो तुम लोग का बुक में एक डायग्राम है, दिस वन, यस। अगर सोचो वो हाथ में यहाँ पे पकड़ ले डायरेक्ट, ठीक है, क्या होगा, हाथ में दर्द होगा। क्यों दर्द होगा, बिकॉज बॉल का मोमेंटम झट से 0 हो गया, समझ में आ रहा है शाश्वती, ये समझ में आया। हाँ, सो दैट हैज रिजल्टेड इन हाई अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब उसके हाथों में एक हाई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ है, बिकॉज द बॉल हैज टेकन, मतलब जब इम्पैक्ट हुआ, हाथ में जब लगा, हाथ में जब कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद ही वो स्टॉप हो गया। सो उसमें जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो अल्टीमेटली पूरा हाथ में ट्रांसफर हो गया एज अ फोर्स,
इम्पैक्ट जो है बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट हो गया। बट अगर वो हाथ को ऐसे नीचे थोड़ा मतलब कैच करने के बाद क्या होता है, हम लोग अगर हाथ को थोड़ा नीचे में ऐसे पुल कर, नीचे की तरफ पुल करे, तब क्या होगा, हाथ के साथ साथ बॉल भी नीचे आएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स द बॉल हैज नॉट कम टू ए स्टॉप इमीडिएटली। समझ में आया। सो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है, बॉल को अपने साथ हाथ के साथ वो ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। सो दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द टाइम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो निकल रहे हैं उस टाइम को बढ़ा दे रहा है कि नहीं। सो अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम बढ़ जाता है तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाएगा तो अल्टीमेटली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फील्डर, उसके हाथों में जो फोर्स लगेगा वो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट होगा उसका इफेक्ट भी कम होगा, उसका दर्द कम होगा। समझ में आया, अभी समझ में आया, हाँ। अभी डाउट है बाकियों को थोड़ा सा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अच्छे से समझ में आया। सिंपल वर्ड्स में देखो यही कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई होगा उस बॉडी में, ठीक है। वो बॉडी उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लोग का अगर रेट, इस रेट को घटा सकते हैं, इफ वी कैन रिड्यूस दिस रेट, then the applied force, the effect of the force applied on the body will be get reduced. Okay. हाँ। So इसी चीज को हम लोगों ने यूज किया and ultimately we got the formula of F proportional to mass in rate of change of the applied force है, वो rate of change of momentum से डायरेक्टली वेरी करता है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे। तो दिस वन ऑफ द क्वाइट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ। सो यहाँ पे देखो उन लोगों का एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम ही है मैंने जो बोला है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन आवर एक्शन डे टू डे लाइफ, इन डे टू डे लाइफ। तो जब फील्डर क्या होता है, व्हेन द फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स इन द मूविंग बॉल, इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू 0। तो वो v माइनस यू आने के लिए जो t है वो t को बढ़ा रहा है। तो अल्टीमेटली t अगर बढ़ा देगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब f छोटा हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। एक फ्रैक्शन को कैसे छोटा कर सकते हो, न्यूमरेटर को छोटा कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर को बड़ा कर सकते हो। इफ यू इंक्रीज द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विल गेट स्मॉलर एंड इफ यू डिक्रीज द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विल गेट स्मॉलर। समझ में आया। ये तो मैथ्स में पढ़ा ही है, ये चीज पता है तुम लोगों को, है कि नहीं। हाँ। ओके। सो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली द एक्सेलरेशन घट जाएगा, बिकॉज टी v माइनस यू बाई टी अगर घट गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, v माइनस यू बाई टी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है ना। तो इफ यू कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अल्टीमेटली मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं कर सकते ना। जैसे ऊपर में 500 ग्राम का बॉल आ रहा है, नीचे में आते आते क्या वो क्या 100 ग्राम का हो गया, नहीं होगा ना। सो यू कैन नॉट चेंज दैट, बट व्हाट यू कैन चेंज इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया। हाँ। नवदीप समझ में आया, काव्यक नवदीप समझ में आया। हाँ सर। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हाँ सर। ये हम लोग ने ऑब्वियसली, हम लोग ने भी जब क्रिकेट खेला था ये चीज ऑब्वियसली यूज किया था, बट जब हम लोग यूज करते थे तब ये चीज पता नहीं था, है कि नहीं। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे कब क्या, जब फील्डिंग करते थे तब क्या होता था, ऐसे बॉल को डायरेक्ट पकड़ लेते, डायरेक्ट नहीं पकड़ते, थोड़ा सा ऐसे कैच स्टाइल से थोड़ा नीचे में पुल कर लेते थे हाथ को, है कि नहीं। तो वो स्टाइल नहीं था, एक्चुअली क्या था वो, दैट हैज ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ओके, उससे क्या होता है, हाथ में दर्द कम लगता है। ओके, अगर वो बॉल डायरेक्टली पकड़ लेते तब क्या होता, द बॉल
हाई वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो टी का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, हाई नहीं कम हो जाता है, ठीक है। जो तो नॉर्मल में लगता है तुम्हारा, नॉर्मल में होता है सोचो तुम्हारा 2 सेकेंड, जब तुमने झट से पकड़ लिया क्या हो गया, 0.5 सेकेंड में वो बंद हो, मतलब स्टॉप में आ गया। सो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज v का वैल्यू और u का वैल्यू तो सेम ही होगा। v विल ऑलवेज बी जीरो इफ यू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, और u का जो स्टार्टिंग वैल्यू था वो तो u ही रहेगा। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय योर हैंड्स। समझ में आया ये चीज? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी large, ठीक है। तो दैट इज हाउ अल्टीमेटली अगर किसी चीज को हम लोग डायरेक्टली स्टॉप कर देते हैं, सो इट रिक्वायर्स, जैसे हम लोग अगर गाड़ी को धीरे धीरे स्टॉप करेंगे तब क्या होगा, ब्रेक धीरे से लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। ब्रेक क्या होता है, बैकवर्ड फोर्स होता है, द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो ब्रेक जब अप्लाई करेंगे क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई होगा, अल्टीमेटली इट विल oppose the forward motion of the car, and that is how अगर हम लोग वो टाइम बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली ब्रेक कम दबाने से हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू स्टॉप द कार वेरी रैपिडली, अगर छट से, अगर सोचो गाड़ी के सामने कुछ एक होता है ना, गाय वाय आ गया रास्ते में, तब क्या होता है, छट से शार्प ब्रेक मारना पड़ता है। शार्प ब्रेक क्यों मारना पड़ता है, बिकॉज शार्प ब्रेक मारने से ही अल्टीमेटली, मतलब शार्प ब्रेक में क्या होगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा ना गाड़ी के ऊपर, तभी जाके वो स्टॉप होगा, एंड दैट इज हाउ द मोमेंटम डिक्रीजेस टू जीरो वेरी रैपिडली, ठीक है। समझ में आया? बट अगर तुम देखते हो कि हाँ दूर से कोई ट्रैफिक है, तो तुमने जब जहाँ तक आया तो वो सीधा रास्ता था, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूर में देखा ट्रैफिक है तो तुमने क्या किया, धीरे धीरे कार को स्लो डाउन किया। कैसे स्लो डाउन किया, ब्रेक दबा के, है कि नहीं? समझ में? तो स्लो में क्या होता है, तुम्हारा वो जो बॉडी में झटका होता है वो डायरेक्ट नहीं गिरता है, बट इफ यू मेक ए शार्प ब्रेक देन तुम्हारा बॉडी एकदम सामने आ जाएगा, तो तब तुम्हारा सीट बेल्ट काम में देता है। समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. तो विल्डर वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। और एक एग्जांपल है तुम्हारा एथलेटिक इवेंट में होता है। एथलेटिक इवेंट में क्या होता है, सैंड बेड में जाने, मतलब होता है ना, कभी लॉन्ग जंप किया है, लॉन्ग जंप या तुम्हारा हाई जंप तो नहीं होता, लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप किया है किसी ने, पार्टिसिपेट किया लॉन्ग जंप में? मैंने तो किया है, मुझे पता है। बाकी उन्होंने किसी ने किया है? नवोदीप, ऋषिकेश, कभी जब छोटे थे या फिर स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स में, कभी एनी टाइम, कभी? अच्छा पार्टिसिपेट नहीं है, देखा तो है, पार्टिसिपेट या देखा है, पार्टिसिपेट किया है या फिर देखा है। लॉन्ग जंप का तो सेटअप होता है, क्या हुआ, आवाज नहीं सर है? पार्टिसिपेट एक बार क्या था? हाँ, तो जब जहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, बाकी उन्होंने देखा है। अभी तो ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओलंपिक्स में भी हाँ। लॉन्ग जंप का स्पोर्ट होता है, ऑब्वियसली इवेंट होता है। सो लॉन्ग जंप में क्या होता है, लॉन्ग जंप में यू हैव टू मूव ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है, उड़ के जाना पड़ता है वहां पे। सो यू हैव टू टेक ए लॉन्ग लीप, ठीक है, यू हैव टू टेक ए लॉन्ग लीप। अगर उस लीप को लेने के बाद तुम अगर डायरेक्टली कोई सॉलिड सरफेस में अगर गिरोगे, तब तुम्हारा हड्डी टूट सकता है। समझ में आया? यू कैन फॉल एंड योर बोन्स मे गेट ब्रोकन, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, जहाँ पे यूजुअली गिरते हैं वहां पे क्या होता है, जैसे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे क्या होगा, मतलब लॉन्ग जंप का सेटअप, सेटअप most probably yes this, देखा है यहाँ पे?
देखा है, दिख रहा है? हाँ सर। सो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे रुकना पड़ता है एंड यू हैव टू जंप फ्रॉम दिस पोजीशन। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ पे मार्किंग्स होता है, साइड में क्या होता है, मार्किंग्स होता है कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया, जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट फुट जहाँ पे लगेगा। सो सैंड देने से दो फायदा होता है। एक देखो, पैर का डिप्रेशन गिर जाता है तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, हाँ मैंने यहाँ तक जंप किया वहां तक जंप किया, ये बोल नहीं पाओगे, बिकॉज द सैंड में जब डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, मतलब जब एक क्या डेप्थ हो जाएगा, एक डेप्थ रीजन फॉर्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो एक मार्किंग की तरह यूज किया जा सकता है। दैट इज वन रीजन ऑफ यूजिंग सैंड। द सेकेंड रीजन इज, अगर यहाँ पे सैंड की जगह एक सॉलिड कोई सरफेस होता, तो यहाँ पे ब्रिक्स होता, ठीक है, बाय एक सीमेंट का रास्ता होता, तब क्या होता, तुम्हारा ये जो टो है, ठीक है, सॉरी टो नहीं, हील है, ये जो हील है, हील का हड्डी टूट सकता था, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज तुम्हारा फीट इमीडिएटली रेस्ट में आ जाता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। बट हाँ सर। समझ में आ रहा है नवदीप, ऋषिकेश? समझ में आ रहा हाँ है? सर। हाँ, तो ये हील टूट सकता था, बट अगर सैंड यूज किया, सैंड के कारण क्या होगा, तुम्हारा हील थोड़ा सा नीचे जाएगा, है कि नहीं, सरफेस के थोड़ा नीचे जाएगा, एंड इन दैट टाइम, ये जो छोटा सा टाइम है, दैट हैज नथिंग बट इंक्रीज द rate of change of, so decrease the rate of change of momentum. How? By increasing the time for the person to reach its final velocity, that is 0. तो 0 रीच करने में, v का वैल्यू 0 होने में क्या हुआ, टाइम का वैल्यू बढ़ गया। तो टाइम का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, अल्टीमेटली the rate of change of momentum will decrease, है कि नहीं? And due to the decrease in the rate of change of momentum, the person's feet will experience lesser amount of force from the ground. समझ में आया? समझ में आया? हाँ। So this is why sand is used in events like long jump, high jump में भी यूज होता है। So यही रीजन, ठीक है? So in a high jump athletic event, the athletes are made to fall either on a cushioned bed, cushion bed भी रहता है बहुत जगह में, जैसे वो लोग जिम्नास्टिक्स जो करते हैं, जिम्नास्टिक्स में क्या होता है, नीचे में कुशन बेड रहता है। क्यों रहता है? ताकि वो लोग अगर कभी गलती से अगर कोई एक्सीडेंटल से गिर जाए, तब क्या होगा, उनका हाथ पैर ना टूटे। दैट इज द मेन टारगेट। ओके, तो एक कुशन बेड रहता है। कुशन में क्या होता है, कुशन को अगर तुम दबाओगे और थोड़ा नीचे डेप्थ में जाएगा, है कि नहीं? सिमिलरली सैंड बेड भी हो सकता है। सैंड बेड क्या करता है, इट अलाउज द फीट टू मूव डाउनवर्ड्स अ लिटिल, ठीक है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस। इमीडिएटली पैर बंद नहीं हो जाता है, मतलब स्टॉप में आ नहीं जाता। समझ में आया? So this is all because of to increase the time of the athlete's fall to stop after making the jump, and by increasing the time, the force is getting reduced. The force, या फिर तुम बोल सकते हो the impact that the athlete's feet will experience will get reduced. समझ में आया? हाँ। सिमिलरली अभी इन दोनों केस में जो लास्ट वाला एग्जांपल दिखा था हम लोगों ने, तुम्हारा क्रिकेट बॉल वाला या एथलीट वाला देखा था, उसमें क्या किया था, टाइम को इंक्रीज किया था टू डिक्रीज द रेट ऑफ मोमेंटम एंड अल्टीमेटली डिक्रीज द फोर्स। और एक चीज जो बहुत तुम लोगों ने देखा है, कराटे देखा है ना, चाइनीज लोग जो कराटे सीखते हैं, कराटे से क्या होता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो मोटा मोटा ब्रिक का लेयर होता है ना, वो एक साथ में 3-4 ब्रिक तोड़ दे सकता है। और हम लोग अगर ट्राई करेंगे हम लोग को नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे हैव मास्टर द आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मोमेंटम। मतलब वो लोग क्या करते हैं, इतना स्पीड से हिट करते हैं, मतलब उन लोग का हाथ इतना स्पीड से मूव करता है, और स्लैब ऑफ आइस में, या आइस होगा या फिर वुड होगा, उसमें जब टच करता है, टच करने के बाद क्या होता है, उन लोग का हाथ को वो रोक देते हैं, एंड देन एंड देयर दे स्टॉप इट। तो स्टॉप होने के कारण क्या होगा, तुम्हारे हाथ से निकला हुआ जो फोर्स है
वो फोर्स इमीडिएटली अल्टीमेटली पूरा फुल फोर्स तुम्हारा वो ब्लॉक ऑफ आइस पे गिरेगा, एंड दैट इज हाउ दे आर एबल टू, दैट मीन्स दे आर डिक्रीजिंग द टाइम, है कि नहीं? वो लोग क्या कर रहे हैं, जितना टाइम तुम्हारा टच करता रहेगा वो अल्टीमेटली दे हैव रिड्यूस दैट टाइम, एंड बाय रिड्यूसिंग द टाइम उन लोग का जो फोर्स अप्लाई हुआ वो बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? दैट इज हाउ दे आर एबल टू ब्रेक द स्लैब ऑफ आइस। देखते हैं ना कैराटे चॉप जो होता है एकदम बहुत स्पीड से देते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? देखा है कि नहीं कराटे चॉप कभी? ये चीज देखा है? हाँ तो ये कैसे होता है? हाउ इज हाँ इट? सर। ये होता है बिकॉज वो लोग अपने हाथ को बहुत स्पीड से हिट करते हैं, मतलब दे हिट इट एट वेरी हाई रेट। समझ में? दे हिट इट एट अ वेरी फास्ट रेट, एंड दैट अलाउज देम टू डिक्रीज द टाइम। तो वो जो बीच में जो गैप, मतलब जो कनेक्टेड पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन होता है, वो ग्लास स्लैब या फिर तुम्हारा आइस स्लैब या फिर वुडन स्लैब जो होता है, उसको जब वो हिट करता है, हिट करने के बाद क्या होता है, that a high amount of force is created due to the less amount of time। तो इम्पैक्ट में टाइम एकदम कम लेते हो, ठीक है? इसके लिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए तुम ऐसे नॉर्मली नहीं करते। हम लोग अगर करने दें हाथ टूट जाएगा, बिकॉज हम लोग का हाथ इतना स्पीड से ट्रेवल ही नहीं करते। समझ में? सो इसमें क्या हो रहा है, इम्पैक्ट का टाइम वो लोग घटा रहे हैं, एंड बाई इन डिक्रीजिंग द इम्पैक्ट टाइम ऑफ इम्पैक्ट, the time required for the impact, they are ultimately increasing the rate of momentum of the wooden blocks, and that is how we can say that there the blocks will experience high amount of force from the hand। normal हम लोग अगर सेम फोर्स से हिट करेंगे, हम लोग का हाथ टूट जाएगा। आइस को तो छोड़ो, हम लोग का हाथ टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्लियर? सरस्वती, डाउट? हाँ नहीं, डाउट नहीं है। सिंपल चीज, टाइम के ऊपर फैक्टर है, ठीक है? बिकॉज किसी चीज को अगर तुम्हें रोकना है या फिर किसी चीज को अगर स्टार्ट करना है, अल्टीमेटली टाइम कैन बी चेंज्ड। ओके, यू कैन डिक्रीज और इंक्रीज द टाइम टू अल्टीमेटली गेट द रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर कम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, टाइम को बढ़ा दो। पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, टाइम को घटा दो, खत्म, है कि नहीं? Because in such cases you cannot change the mass of the object as well as you cannot change the final velocity of the object। और इनिशियल को कैसे चेंज करो? इनिशियल तो स्टार्टिंग रहता है। सो दैट इज व्हाई देयर इज ओनली वन क्वांटिटी दैट यू कैन चेंज, दैट इज द टी। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग करेंगे, ठीक है? ये लास्ट पार्ट है आज का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमरिकल करेंगे। सो नंबर 5 जो है, नंबर 5, ओके, नंबर 5 जो है पॉइंट, मैथमेटिकल formulation of the first law of motion from the second law। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा, so we can write according to second law of motion, according to second law of motion we can say F equals to m v minus u by t, है कि नहीं? ये तो तुम लोगों को पता ही है क्या है। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, ये है। सो अल्टीमेटली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F t इक्वल्स टू m v माइनस u
है कि नहीं? सो यहाँ पे देखो, if no external force is applied on the object, तब क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? टॉपिक समझ में आ रहा है? क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू विल बी इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज v और u तो है ही नहीं। v और u क्या हो गया? v का वैल्यू जो है वे सेम ही रह गए। v अगर 0 है, u भी 0 होगा। v का वैल्यू अगर थोड़ा 10 है, u का भी वैल्यू 10 होगा, है कि नहीं? बिकॉज तुम्हें कोडिंग में कुछ चेंज नहीं आया, है कि नहीं? समझ में हाँ आया? सर। सो हाँ अल्टीमेटली RHS क्या हो रहा है? RHS, so therefore ultimately we can say m v minus u will be 0, है कि नहीं? So that is ultimately we can say from here ft equals to 0। समझ में आया? तो जो फोर्स अल्टीमेटली फोर्स इनटू टाइम, जो जिस टाइम तक तुमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स विल ऑलवेज बी 0, ठीक है, थ्रू आउट द टाइम। बोल सकता हूं मैं, फोर्स और टाइम मिलकर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या? दिस इज नथिंग बट द इनर्शिया। सो दैट इज व्हेन f is equals to 0, v is equal to u for whatever time t is taken। t को अगर तुम 10 घंटा भी लोगे, अगर उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली द एंटायर थिंग विल बी सेम, ठीक है। एम वी माइनस एम यू अल्टीमेटली 0 ही होगा, है कि नहीं? So ultimately we can say there is no change in momentum when there is no external force। Okay? So अगर v तुम्हारा किसी स्पीड से जा रहा है, तो वो उसी स्पीड से तुम्हारा v किसी सर्टेन स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट v स्पीड से, तो उसका स्पीड v ही रहेगा फॉर द एंटायर टाइम t। एंड सिमिलरली if the force is 0, ठीक है, अगर फोर्स 0 है, अल्टीमेटली ये मीन करता है, समझ में दिख रहा है ना? v माइनस यू अगर 0 हुआ इन बोथ द केसेस, इफ v is 0 u is also 0, दैट मीन्स क्या? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है। और अगर v का वैल्यू सोचो सर्टेन वैल्यू है 10 है, तो u का वैल्यू भी 10 होगा। समझ में? तभी जाके 0 होगा ना। तो इससे हम लोगों को क्या मिल सकता है? वी कैन से दैट, सो फ्रॉम दिस पार्ट वी कैन से व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी of an object, it means no forces, no unbalanced forces applied। समझ में आया? समझ में? इसका मीनिंग समझ में आया? हाँ फर्स्ट लॉ यही तो था ना, फर्स्ट लॉ, दिस वाज द फर्स्ट लॉ ना। An object at rest will continue to remain at rest, and an object in motion will continue to remain in motion with the same velocity and will continue to travel with the same velocity unless acted upon by an external force। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा, तब तक वो जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड, अगर 0 स्पीड से जा रहा है मतलब रेस्ट में 0 से ही चल, अगर वो 20 स्पीड से चल रहा है तो 20 स्पीड में रहेगा। सबको समझ में आया? हाँ सर। ओके। अदर्स, काव्यिक, सॉरी नॉट काव्यिक, नवोदीप एंड ऋषिकेश, क्या हुआ? समझ में आया? क्या हुआ? नवोदीप चला गया, क्या हुआ?
ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. कॉपी में लिख लेना ये। नवदीप समझ में आया? सर आवाज आ रहा है? हाँ, अभी ये चीज समझ में आया? फर्स्ट लॉ कैसे आया सेकेंड लॉ हाँ से? सर। सिंपल, देखो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को 0 पकड़ रहे हैं, दैट मींस F विल बी इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू 0 और V माइनस U भी 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो वी कैन से दैट अगर फोर्स 0 है तो MV माइनस MU भी 0 होगा। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ। यही फर्स्ट लॉ था हम लोगों का। तो अल्टीमेटली वी गॉट द फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड। तो ये कॉपी में लिख लेना, जो आज का नोट्स है भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। और ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है? ये चैप्टर पढ़ लेना, मतलब जहाँ तक पढ़ाया है, एंड विल डिस्कस द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। सो बाय गाइस, थैंक यू। बाय सर। Bye, sir. Good night, sir. Bye. Good night.